सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी के हालचाल बहुत अच्छे हैं और तैयारी आपने अपनी जोरों शोरों पे चल रही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अपने अंतिम चरण पर है, बस एक यूनिट आपका और बचा हुआ है। आज की क्लास के अलावा यूनिट नंबर 9 एजेंसी होगा हमने कर लिया है। फिर हम करेंगे पार्टनरशिप एक्ट, के बाद करेंगे एलएलपी, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल। अभी थोड़ा है, लंबा चलेगा मार्केट अपना। तो प्लेज आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है पार्ट 2, यूनिट नंबर 8 का। कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर 2। तो प्लेज का मतलब क्या होता है? क्या कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेज? प्लेज मतलब गिरवी रखना। बहुत सिंपल, होगा में बढ़ाया था। यानी कि मान लो मुझे आज आपसे कुछ 1 लाख रुपए का उधार लेने जाना है। मैं पहुंचा आपके पास, मैंने कहा मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दो। आपको मेरे ऊपर बिलीव तो है, लेकिन यार बिलीव से ही सारी दुनिया नहीं चलती ना। कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस जो है वो ओनली बिलीव से नहीं चलते। हाँ, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो आपने मुझसे बोला कि लाओ जी कोई सिक्योरिटी दो। मैंने कहा भाई ये लैपटॉप रख लो, जब पैसे आएंगे लैपटॉप ले जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर प्लेज का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिटी। डिलीवरी ऑफ गुड्स एज ए, क्यों? ताकि मुझे आपकी फ्यूचर में, अभी मैं आपसे उधार ले रहा हूं या फ्यूचर का कोई प्रॉमिस परफॉर्म कर रहा हूं, मतलब फ्यूचर में परफॉर्म करने के लिए कोई प्रॉमिस आज मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आ गया समझ में? दिस इज कॉल्ड प्लेज। द पर्सन who delivered the goods as security is called pawner. P A W N O R. And the person to whom the goods is delivered as security is called pawnee. P A W N W. All well. And the whole transaction is called pledge. अब जैसे बेलमेंट में हमने गुड्स की कस्टडी ट्रांसफर करी, यहां भी कस्टडी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, बट यहाँ मकसद कुछ और है। वहां सेफ कस्टडी था, यहाँ सिक्योरिटी है। बोलो है या नहीं? तो यहाँ पर कुछ पॉनर के भी राइट्स वगैरह ड्यूटीज होंगे, पॉनी के भी राइट्स ड्यूटीज होंगे, बेलर के भी राइट ड्यूटी थे और बेली के भी। मैंने बेलर बेली के नोट्स में ड्यूटी बताई थी और वही राइट्स हो जाते हैं, इसलिए आईसीआई में मैंने डायरेक्टली आपको स्टडी मैट से पढ़ा दिया। तो अब मैं आप लोगों का प्लेज टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। ऑल वेल, देखो बहुत छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है। आज ज्यादा मत्था पच्ची आज नहीं लगेगी, सिंपली पढ़ेंगे। तो प्लेज यूनिट 8 पार्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 1। पेन की बड़ी समस्या है। कंसेप्ट नंबर 1 कहता है मीनिंग ऑफ प्लेज। प्लेज का मतलब क्या होता है? तो देखो यहाँ पर ए जो है वो पॉनर है, उसने बी पॉनी को एक लैपटॉप दिया, बदले में क्या ले लिए? 20,000। तो जिसने दिया वो पॉनर, जिसको मिला वो पॉन। तो प्लेज मींस डिलीवरी ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट या फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। पेमेंट ऑफ डेब्ट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए हमने कोई जो है सामान जो है वो क्या करा है? वो प्लेज किया है, मतलब गिरवी रखा है। ऑल वेल, समझ में आ गया? देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ प्लेज मतलब पीओडी। पीओडी मतलब पेमेंट ऑफ, और पीओपी मतलब परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ। तो पार्टीज कितनी होती है प्लेज के अंदर? तो मेरे बच्चे, प्लेज के अंदर 2 पार्टी होती है। एक को आप कहते हो प्लेजर यानी कि पॉनर, और एक को आप कहते हो प्लेजी यानी कि पॉनी। तो प्लेजर कौन होता है? इट मींस द ओनर ऑफ द गुड्स हु गिव्स हिज गुड्स एज, मतलब मैं आपको एज सिक्योरिटी अपना गुड्स दे रहा हूं, तो फिर मैं हो गया पॉनर और आप हो गए पॉनी। मैंने आपको दिया तो आप हो गए पॉनी। ऑल वेल।
तो प्लेज के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बेलमेंट ओरल, रिटन और इम्प्लाइड हो सकता है? क्या प्लेज इम्प्लाइड हो सकता है? मतलब मेरा सामान वहां रखा था, आपने गिरवी रख लिया मुझसे बिना बोले मैंने कहा मेरा सामान देकर गिरवी है, नहीं क्यों है? ऐसा होता है कभी जनरल लाइफ में? तो फिर हमेशा प्लेज जो होगा वो सिर्फ क्या होगा? एक्सप्रेस होगा। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इज ऑलवेज थ्रू एक्सप्रेस एग्रीमेंट, वेदर ओरल और वेदर रिटन। ऑल वेल। और इसका पर्पस क्या होता है? तो जो मेन पर्पस है डिलीवरी ऑफ गुड्स इज टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ, एक्चुअली में मैं जो गुड्स की डिलीवरी कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं पेमेंट ऑफ डेब्ट को क्या कर सकूं? सिक्योर कर सकूं। ऑल वेल। पेमेंट ऑफ डेब्ट को सिक्योर करने के लिए मैंने अपना गुड्स जो है वो आप लोगों को क्या करा है? वो गिरवी रखा है। और द पर्सन जिसने गिरवी रखा वो कौन हो गया? वो पॉनर हो गया। और जिसके पास गिरवी रखा है वो कौन हो गया? क्लियर है कंसेप्ट? ओके, छोटा सा। अब भाई प्लेजी के क्या राइट्स होते हैं? पौनी, पौनी मतलब जिसके पास गुड्स रखा हुआ है उसके क्या अधिकार होंगे? सबसे पहला है राइट ऑफ रिटेनर। रिटेनर कौन है? जिसने गुड्स अपने पास रखा हुआ है। तो इसके राइट्स क्या होते हैं? तो द पॉनी हैज राइट टू रिटेन द प्लेज गुड्स फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट, फॉर परफॉर्मेंस ऑफ, ये तो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन मान लो मैं आपसे उधार ले रहा हूं तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में मैं कौन सा और दूसरा अमाउंट दूंगा? ब्याज। तो यहां है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डेब्ट। और डी कहता है ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय प्लेजी फॉर प्रिजर्विंग द प्लेज्ड, सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस जो कि प्लेजी ने लिए हैं फॉर प्रिजर्विंग द प्लेज्ड गुड्स। जैसे कोई गुड्स दिया है जिसमें उसका कोई खर्चा हो गया, जैसे मैंने अपनी गाय गिरवी रख दी, गिरवी रखिए कस्टडी में, सेफ कस्टडी के लिए नहीं दिया, वो तो बेलमेंट हो जाता। गाय गिरवी रख दी तो गाय पे कुछ खर्चा हो गया उसको, तो वो नेसेसरी खर्चा भी लेगा। तो देखो उसने गिरवी रखने पे उसने मुझे 10,000 दिए थे, प्लस 1,000 उस पर ब्याज बन गया, प्लस 500 रुपए गाय का चारा हो गया, या गाय ने किसी बंदे में सींग मार दी थी, उसकी पट्टी करवानी पड़ी खामा की, ठीक है? तो टोटल कितने पैसे रिकवर करेगा? आ गया समझ? अब दूसरा है, ये तो देखो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, नेसेसरी एक्सपेंसेस हो गए, गाय का चारा। और दूसरा है राइट टू रिकवर रिएम्बर्समेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। मतलब अब गाय जो है भयंकर बीमार पड़ गई, गिरवी रखा जब मैंने था तब गाय बीमारी थी, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी। गिरवी रख के पैसे लेके चला गया, सर 2 दिन बाद दिखा तो गाय जो है वो तो फ्लैट, आंखें नहीं खोल रही। बंदा डर गया, कहता यार ये तो गिरवी तो अलग बात है लेकिन यहाँ तो गड़बड़ है, गाय माता है हमारी, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। वो हॉस्पिटल लेके गया, या हॉस्पिटल से डॉक्टर बुलाया होगा, लेके जाना बड़ा मुश्किल है। तो के बाद जब डॉक्टर आया तो कई सारे खर्चे हुए, तो वो सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी रिकवर कर। फिर तीसरा कहता है राइट टू स्यू प्लेजर। तो वो प्लेजर पे केस फाइल भी कर सकता है, खामखा की करेगा? क्यों करेगा? अगर वो बंदा पैसे नहीं दे रहा है ना, तो इफ द पॉनर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेब्ट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस देन प्लेजी कैन फाइल द, देखो पहला राइट नंबर 1 पॉनी का राइट, राइट ऑफ रिटेनर क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट और नेसेसरी एक्सपेंसेस। दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। तीसरा राइट टू स्यू प्लेजर। चौथा राइट टू रीसेल, सेल। लेकिन सेल ना बिना नोटिस दिए नहीं करेगा। गुड्स लिया है और बेच दिया, मुझे उम्मीद थी कि तू पैसे नहीं देगा और मैंने बेच दिया, वो आ गया ड्यू डेट पर, पैसे ले लाओ भाई, लो पैसे पकड़ो, लाओ मेरी गाय दो वो तो मैंने बेच दी। क्यों बेची भाई? मुझे उम्मीद थी तू पैसे नहीं देगा। तो तू पागल है, बेचने से पहले मुझे बता तो देता। कुछ आ रहा है समझ में? अब सेल जो पॉनी करेगा उस गुड्स को, इफ ऑन सेल देयर इज, या तो उसका डेफिशिएंसी होगा या तो सरप्लस होगा।
या तो नुकसान होगा या तो फायदा होगा। तो डेफिशिएंसी करेगा तो ऑल ड्यूज आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सेल प्राइस देन प्लेजी मे रिकवर द डेफिशिएंसी फ्रॉम द, तो वो प्लेजर से डेफिशिएंसी क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा। और कोई भी सरप्लस हो तो अमाउंट रिमेन्ड आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल द ड्यूज देन द प्लेजी शैल रिटर्न द सरप्लस। अगर कोई सरप्लस हुआ है तो वो भी रिटर्न, आ गया समझ में। ये मेरा क्या था, राइट्स ऑफ पॉनी मतलब प्लेज। अब राइट्स ऑफ पॉनर की भी बात कर लेते हैं। पॉनर मतलब जिसने गुड्स को एज सिक्योरिटी गिरवी, तो उस बंदे के क्या अधिकार। सबसे पहला अधिकार है राइट टू रिडीम। रिडीम मतलब क्या होता है, आज मैंने आपको गिरवी रखा गुड्स, तो क्या आप मुझे वापस दोगे या नहीं, तो फिर रिडम्पशन बोलते हैं ना इसको। जैसे शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर, उनका भी रिडम्पशन होता है। मेरा अधिकार है कि मैं अपने गुड्स को आपसे ले लूंगा, रिडीम कर लूंगा। Here redeem means getting back the pledged goods from the pledgee. प्लेजी से मैं कौन सा गुड्स ले रहा हूं, मतलब गेट बैक, अपना गुड्स वापस ले रहा हूं आफ्टर पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ, पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस करने के बाद। समझ गए जी। दूसरा कहता है राइट टू स्यू प्लेजी या पॉनी। तो मेरा अधिकार है मैं प्लेजी या पॉनी पर क्या कर सकता हूं, केस फाइल कर सकता हूं। तो क्यों कर सकता हूं केस फाइल, so it means the pledger can file suit against pledgee if pledgee refuse to return the goods after payment of debt or performance of। अब मैंने आपको पैसे दे दिए और आप मेरे को वापस मेरा गुड्स नहीं दे रहे हो, बड़ा पागल है यार, पैसे ले लिए गुड्स भी नहीं दे रहा, तो मैं तेरे अगेंस्ट में क्या कर लूंगा, केस फाइल। और राइट टू इन्फोर्स पॉनीज ड्यूटी। मान लो पॉनी जो है, मैंने जो गुड्स दिया उसकी टेक केयर नहीं कर, तो मैं उसको इन्फोर्स कर सकता हूं कि भाई ऐसा मत कर यार, मेरा गुड्स है इसकी टेक केयर तो कर कम से कम। इट मीन्स द प्लेजर कैन रिक्वायर द प्लेजी फॉर फुलफिलिंग हिज ड्यूटीज लाइक प्रिजर्विंग द गुड्स और रिटर्निंग द, ऑल वेल जी, क्लियर है। तो देखो दोनों के मैंने क्या पढ़े अभी तक, राइट्स पढ़े। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लेज, प्लेज का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ। तो प्लेज जो बंदा करता है वो दो काम के लिए करता है, या तो पेमेंट ऑफ डेब्ट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। प्लेज के अंदर दो पार्टी होती है, एक पॉनर मतलब द पर्सन हु डिलीवर्ड द गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेजर, and the person to whom the goods is delivered is called pledge for payment of debt or performance of promise as security। तो प्लेजर कहता है इट मीन्स द ओनर ऑफ द गुड्स हु गिव्स हिज गुड्स एज, इन प्लेजी मतलब इट मीन्स द कस्टोडियन ऑफ द गुड्स हु हैव गिवन, ऑल वेल है जी। प्लेज के फीचर्स क्या है मेरे बच्चे, दो फीचर्स है, ये एक्सप्रेस होता है और पर्पस दो ही होंगे, या तो पेमेंट ऑफ डेब्ट होगा या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। अगला कंसेप्ट ये कहता है पॉनी के या प्लेजी के क्या राइट्स होते हैं। तो सबसे पहला राइट ऑफ रिटेनर, द पॉनी हैज राइट टू रिटेन द प्लेज्ड गुड्स फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डेब्ट या ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय प्लेजी फॉर प्रिजर्विंग द प्लेज्ड। समझ में आ गया जी। फिर ये कहता है राइट टू रिकवर एंड रिएम्बर्समेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये भी अधिकार है कि हम रिएम्बर्समेंट आपसे ले सकते हैं। अगला कहता है राइट टू स्यू प्लेजर, तो इफ द पॉनर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस देन प्लेजी कैन फाइल द सूट राइट टू रीसेल। अब रीसेल का राइट टू सेल में डेफिशिएंसी होगी तो रिकवर कर लेगा, सरप्लस होगा तो दे देगा। फिर ये कहता है राइट्स ऑफ पॉनर, पॉनर के क्या क्या राइट है, राइट टू रिडीम, राइट टू स्यू प्लेजी एंड राइट टू इन्फोर्स पॉनीज
अब ये कहता है क्या डिफरेंस होता है बेलमेंट और प्लेज दोनों के अंदर। तो बेटे मेरे, अब बेलमेंट और प्लेज में क्या डिफरेंस है, क्या आप सभी जानते हो? पहला तो बेलमेंट का सेक्शन 148 है, प्लेज का 172। बेलमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है। देखो बेलमेंट में प्लेज होता है, देखो बेलमेंट मतलब भी डिलीवरी ऑफ गुड्स, प्लेज मतलब भी डिलीवरी ऑफ गुड्स, लेकिन प्लेज ना सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, या तो पेमेंट ऑफ डेब्ट या परफॉर्मेंस ऑफ, और बेलमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट। वाइडर मतलब प्लेज उसके अंदर आता है, बेलमेंट के अंदर। यहां तक ओके सर? एंड प्लेज ऑफ गुड्स आर मेड एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ, अच्छा ऊपर है, प्लेज इज ए स्पेशल काइंड ऑफ, कई बार पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं ये वाले। मुझे लगता नहीं है कि इंस्टीट्यूट अब आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन देने वाला है, लेकिन आंसर लिखते वक्त शब्द यही वाले यूज करोगे आप सब, ठीक है? डेली क्वेश्चंस हो रहे हैं, कौन कौन कर रहा है? अच्छा एक काम करो, अगली लॉ की क्लास में सब कॉपी लेकर आना, या अभी लाए हो कोई? ठीक है, किसी कॉपी में ही कर रहे होगे, पेज में करके तो नहीं उसमें झालमुड़ी खा रहे होगे? तो सब परसों की क्लास में अपनी कॉपी लेकर आना, मेरे को देखना है कैसे लिखते हो आप लोग। डन? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फिर घर में टाइम नहीं मिलता होगा कोई और चीज करने का। इकोनॉमिक्स साथ में चल रही है, क्यों? अच्छा गैप करके, ठीक है। सारे चैप्टर साथ साथ हो रहे हैं ना? देखो इको में हम मतलब अच्छी हमारी ग्रोथ हो गई, हमारे ऑलमोस्ट 6 चैप्टर हो चुके हैं, 7 8 9 10 ही बच रहे हैं जो हम जुलाई में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको अपना बैकअप जो है वो बहुत फास्ट रखना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका 15 अगस्त तक सब समिट जाए और आपके पास ऑलमोस्ट 28 डेज हो घर पे बैठकर पढ़ाई करने के। अल्टीमेट दिन होंगे वो 28 अगर तुम घर पे बैठ गए। चलो मैं 15 अगस्त को थोड़ा थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 20 अगस्त कर देते हैं। और अगर आप 20 अगस्त से अपने घर पे बैठ गए, आप बिलीव करो 23 दिन इतने इनफ होते हैं, इतने इनफ होते हैं, आप उस 23 दिन में अपने घर में 13-14 घंटे आराम से पढ़ाई करोगे डेली, कम नहीं। आउटपुट तो 12 का मिनिमम देना ही देना, और फिर देखना आपका एग्जाम ऐसा जाएगा धुरंधर। मैं ये चाहता हूँ इस बैच में मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो क्लियर हो जाए। देखो 100% तो मैं भी जानता हूँ नहीं आएगा रिजल्ट। अब ऐसे में कुछ बच्चे अपने आप को समझ भी लें कि यार सर ये लाइन बोल रहे हैं का मतलब ये गाज किसी पे भी गिर सकती है रिजल्ट नेगेटिव आने की, लेकिन हम तो नहीं चाहते और आप भी नहीं चाहते। तो आपको बिल्कुल अच्छे से और आज से लग जाओ, शॉर्टकट, शॉर्ट नोट्स, ये वो हर स्टेप को आप फॉलो करो जो हम लोग कहते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था ना शॉर्ट नोट बनाओ एक कॉपी में, करते हो ये काम? सब अच्छा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मुझे चाहिए सब पास हो जाओ, मतलब आप लोगों का एक अच्छा रिजल्ट हो। सितंबर का इंटरमीडिएट में आप सभी आए, बड़ा मजा आएगा, आपको पढ़ाने में भी मजा आएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा फर्स्ट टाइम में क्लियर करने के। ऑल वेल, लग जाओ और लगो और मेहनत करो। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो भी आप करते हो फिलहाल के लिए छोड़ दो। अपनी गेम्स फोन की पहले तो ये छोड़ो, फोन के रील्स नहीं देखने। प्रयास करो किसी का व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देखो, चलो व्हाट्सएप स्टेटस बहुत कॉमन है देख लेते हैं, बट इसके अलावा और कुछ ज्यादा यूट्यूब की रील्स पे नहीं जाना, और फेसबुक की रील्स पे, इंस्टा पे, इंस्टाग्राम सालो तुम्हारा बहुत बेकार है, इसको दूर रखो अपनी जिंदगी से। पता नहीं क्या इंस्टा 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 पता नहीं क्या हो गया। ये 3 सोशल मीडिया की चीजों को साइड करो। पता है क्या होता है, ये सब देखते हैं हमारे दिमाग में कचरा आता है, अब वो कचरा आएगा तो घूमेगा, फिर हम ओवर थिंकिंग करते हैं। और ओवर थिंकर्स, आपको पता है 17 की उम्र से 25 की उम्र के बीच में सबसे ज्यादा यूथ जो है 84% यूथ है जो ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुके हैं। और वो हुआ पिछले 12 सालों में। पिछले 12 साल में ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? फोन, समझ रहे हो? ऐसी गाइडेंस इसके हम पैसे लेते हैं, पता है आपको, जो हम बोल रहे हैं ना,
सेमिनार्स में जाके पैसे लेते हैं, अभी तो नहीं लेते, पहले प्री कोविड 2-3 बार गया हूँ मैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छी बात सुनने को मिल रही है, अपने मोबाइल फोन को साइड करके रखना। करोगे नहीं करोगे? सर वो तो जरूरत पड़ती है सर, गूगल पे देखना पड़ता है। साइड कर दो, लिख दो कि बाद में देखेंगे, एक जगह पे लिख दो कि इसको देखना है 2 घंटे बाद। फोन को रख दो पंखे के ऊपर, अच्छा पंखा तो चलेगा ना, गर्मियां है। फोन को ऐसी जगह पे रखो जहां तुम्हारी पहुंच से बाहर हो। मैं सर्दियों में फोन पंखे के ऊपर रख देता हूँ, पंखा चलता नहीं है, और स्टूल पे से रखता हूँ, अब उठाने में आलस आता है। नहीं समझे? तो मैं सोचा छोड़ना, आप करेंगे काम, इसी बहाने 2-3 घंटे का काम हो जाता। कंफर्ट जोन से बाहर जाके रखो। ऐसे बंदे को दो जो ढीठ हो, अपना फोन स्विच ऑफ करके घर का ऐसे बंदे को दो जो सच में ही नहीं देगा तुम्हें, अगर तुमने बोल दिया तो। किसी का भाई होता है, भैया मेरे को 2 घंटे तक मत दियो, चाहे मैं ना कर लू तेरे आगे। समझ गए? बंद करना, इसी पे ध्यान दे रहा हूँ, यही चालू करके बैठ गया। ठीक है, ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। फोन पे ज्ञान दे रहा हूँ, वही चला के बैठ। कंपनी का कॉल होगा, रिचार्ज करवा पहले। चलो, तो पर्पस क्या है? बेलमेंट इज मेड फॉर जनरली एंड हायरिंग, and pledge of goods are made as a security for payment of debt and performance of promise। ठीक है, यहां तक ओके? राइट टू सेल, क्या बैली गुड्स को सेल कर सकता है? मैंने तो सिर्फ सेफ कस्टडी के लिए दिया है, तो क्यों बेच देगा? हाँ, बैली गुड्स को रिटेन कर सकता है। क्यों? वो जो एक्सपेंसेस करेगा मैं नहीं पे करता, लेकिन जो प्लेजी है, मतलब पौनी जो है, वो गुड्स को क्या कर सकता है? क्यों? अगर मैंने अपनी पेमेंट ऑफ प्राइस नहीं करा या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस नहीं करा, ठीक है, अच्छा पॉनर की ड्यूटीज भी है, पौनी की भी है, तो हमें क्या रेफर करना है? मैं दोबारा कह रहा हूं, इसकी ड्यूटीज भी वही होगी, एक का राइट दूसरे की ड्यूटी, दूसरे का राइट हमारी ड्यूटी। तो अब हम लोग कहां जा रहे हैं? ICAI पे। छोटा सा टॉपिक है जी, आज हम एजेंसी शायद शुरू कर देंगे। तो प्लेज का मतलब क्या होता है? तो प्लेज पॉनर एंड पॉनी the bailment of goods as security for payment of debt or performance of promise is called pledge। All well? And the bailer is in this case called the pawner and the bailee is called the। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है, A lends money to B, A ने B को उधार दिया पैसा, against the security of jewelry deposited by B with him। तो B यानी कि पॉनर ने A को एक ज्वेलरी पैसे के बदले में गिरवी रखी, तो B हो गया पॉनर, A हो गया पॉनी। द बेलमेंट ऑफ ज्वेलरी इज ए प्लेज एज सिक्योरिटी। तो देखो इन्होंने प्लेज को बेलमेंट के साथ बोला, मतलब मैंने गुड्स की कस्टडी आपको दी है और सेफ कीपिंग के लिए भी दी है। गिरवी रखा है का मतलब ये थोड़ी आप सेफ कीपिंग नहीं करोगे। तो प्लेज इज द पार्ट ऑफ बेलमेंट, ये आपको याद रखना। B is a pawner, pleasure and A is a pawny और all well। तो क्या एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के क्या क्या एसेंशियल होते हैं? तो सिंस प्लेज इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट, ये अभी मैंने आपको बताया ना डिफरेंस में। Therefore all the essentials of bailment are also the essentials of pledge। Apart from that, the other essentials of pledge are there shall be a bailment for security against payment or performance of। ठीक है, बेलमेंट ऐसा भी हो सकता है, बेलमेंट हो सकता है नहीं हो सकता ऐसा? चलो, और सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेज इज गुड्स प्लेज फॉर शैल बी इन
एंड देयर शैल बी द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू, तो ये कंडीशंस है। देयर शैल बी द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजिंग, गुड्स की डिलीवरी आपको करनी है, गुड्स का एग्जिस्टेंस में होना बहुत जरूरी है, पेमेंट ऑफ प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, सॉरी पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए ये काम करोगे, और सब्जेक्ट मैटर हमेशा गुड्स होना चाहिए, क्योंकि प्लेज हमेशा गुड्स का होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मोर्टगेज होता है, समझ गए? मतलब गिरवी अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी रखता हूं तो उसको कहते हैं मोर्टगेज, और मैं मूवेबल प्रॉपर्टी रखता हूं तो कहते हैं प्लेज। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में गुड्स की बात हो रही है। ऑल वेल जी। तो पॉनी और प्लेजी दोनों के राइट्स की बात कर रहे हैं, मतलब एक ही बंदे हैं। पॉनी मतलब जिसके पास गुड्स रखा है। तो पहला है राइट टू रिटेन, तो वो रिटेन कब करेगा? एक तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, एक इंटरेस्ट के लिए, और एक नेसेसरी एक्सपेंसेस जो पॉनी ने किए हैं। द पॉनी may retain the goods pledge not only for payment of debt or for performance of promise but for interest of the debt and all necessary expenses। बताओ, ये पढ़ाया था, पूरा ICI लिखता हूं मैं हैंड रिटन नोट्स में, कुछ फालतू नहीं लिखना, पूरा इंस्टीट्यूट एज इट इज उठा के डाल देता हूं अपने कुछ एग्जाम्पल और कुछ शॉर्ट नोट्स के साथ में। एग्जाम टाइम में पढ़ के जाना है अच्छे से, और अच्छा पेपर जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो थैंक यू का मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, नंबर सबके पास है। एग्जाम्पल कह रहा है वेयर एम प्लेज स्टॉक ऑफ गुड्स फॉर सर्टेन लोन फ्रॉम अ बैंक, द बैंक हैज अ राइट टू रिटेन द स्टॉक नॉट ओनली फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द लोन बट ऑल्सो फॉर पेमेंट ऑफ, मतलब कि आज आपने मेरा लोन चुका भी दिया ना, और मान लो इंटरेस्ट बचा है, तो भी आपसे क्या लिया जाएगा? हाँ जी सर, हाँ जी है, ये क्या था? चल बता बता बता, तो देख ले वहां टाइम मिलेगा तो। हाँ भाई, हमारे पास ना कोई वो होगा जीव, तो द्वारका से चल देखेंगे फिर, अभी तो प्रभु जी में कितना टाइम लगेगा ये भी तो नहीं पता ना। चल देखते हैं, मैं करता हूँ बात। दवाई कोई वो लंदन से थोड़ी आएगी, तो 1 घंटे पहले बता दूंगा। ठीक, चलो जी। अब अगला है राइट टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेप्ट। तो ये क्या मतलब है? द पॉनी कैन रिटेन द गुड्स प्लेज फॉर एनी डेप्ट और प्रॉमिस अदर देन डेप्ट और प्रॉमिस फॉर विच दे आर प्लेज। जैसे कि मैंने आपसे 20,000 लिए और आपको गुड्स गिरवी रखा, आज मैंने आपको 20 दे दिए, मैं कहा लाओ गुड्स दो, तो तुमने कहा वो जो पहले के 5,000 है ना वो भी तो दो। नहीं समझे? मतलब एक और कोई डेप्ट था तो प्लेजी पे अधिकार है कि वो उस डेप्ट के लिए भी अपना, याद करो जनरल लियन में भी ऐसा होता है नहीं? तो प्लेज के अंदर भी ऐसा होता है। अब तो तुम क्या कहते हो दिल्ली की लैंग्वेज, अब तो तुम अंटे में आ गई हो, खोपचे में आ चुके हो। अब तुम पहले पूरा कर्ज चुकाओ तब आपको आपका सामान वापस मिलेगा। समझ गए जी? तीसरा कहता है पॉनीज राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो पॉनी का अधिकार है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो भी करता है वो भी, समझ गए? तो कहता है द पॉनी is entitled to receive from the pawnee extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods pledge. For such expenses, however, he does not have the right to retain the goods, but he can sue the pawner for such। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस किए हैं तो उस पर राइट टू रिटेन क्लेम नहीं होता। इस पे आपके एग्जाम में केस स्टडी जरूर आ सकती है।
ये बनती है केस स्टडी, दिल से कह रहा हूं ये बनती है। क्या होगा, एक प्रश्न आएगा जिसमें देखेंगे कि पॉनी ने क्या करा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस किया है और उसने गुड्स को रिटेन कर लिया। तो फिर आपको आंसर में लिखना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए पॉनी जो है वो क्लेम कर सकता है लेकिन गुड्स रिटेन नहीं कर सकता, वो पॉनर पे केस फाइल कर सकता है। कैसा लगा जी? ये आने के चांस ये वाला पॉइंट है। आगे कहता है पॉनीज राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट। तो पॉनर ने जब डिफॉल्ट कर दिया, मतलब जिसने सामान गिरवी रखा है और पैसे वापस नहीं दे रहा, तो इफ द पॉनर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डेब्ट और परफॉर्मेंस एट द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ द प्रॉमिस in respect of which the goods were pledged, the pawnee has the following rights. Number 1, the pawnee may bring a suit against the pawner upon the debt or promise and retain the goods pledge as a collateral. तो जो गुड्स रखा हुआ है ना, जो गुड्स है वो अपने पास क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा, पहला अधिकार। और he may sell the things pledged on giving the pawner reasonable notice of the, हाँ, दूसरा काम, वो गुड्स को सेल भी कर देगा, लेकिन सेल करने से पहले क्या करना है, नोटिस देना। नोटिस दिए बिना सेल, इफ द प्रोसीड्स ऑफ सच सेल आर लेस देन द अमाउंट ड्यू, याद करो डेफिशिएंसी अगर होगी तो बेचने पर डेफिशिएंसी हुई तो रिकवर कर लेंगे, बेचने पर सरप्लस हुआ तो ऑल वेल। अब पॉनर के राइट्स देखते हैं बेटा, पॉनी के ओके, पॉनर के राइट देखते हैं। राइट टू रिडीम, वो अपने गुड्स को क्या कर लेगा, रिडीम कर लेगा, और वो इन्फोर्स कर सकता है पॉनी को, भाई तू अपनी ड्यूटी कर अच्छे तरीके से, ऑल वेल। नोट है, रिडम्पशन मींस टू रिकवर बैक द गुड्स बाय मेकिंग द पेमेंट ऑफ डेब्ट। और रिडम्पशन का मतलब ये नहीं कि बिना पैसे के चला गया, लाओ जी मेरा तो राइट है रिडीम का, मेरे को दो, तो ला पैसे, वो तो नहीं है मेरा राइट, ऐसे नहीं होता। अब पॉनी की ड्यूटीज देखते। अच्छा, जिसको मैंने गुड्स दिया है क्या वो रीजनेबल केयर नहीं करेगा? तो सबसे पहला, पॉनी हैज द फॉलोइंग ड्यूटी, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द प्लेज्ड, पहला ओके। दूसरा, ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ प्लेज्ड गुड्स, जो प्लेज्ड गुड्स है उसका कोई भी अनऑथराइज यूज। तीसरा है, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स व्हेन द डेब्ट हैज बीन रीपेड और प्रॉमिस हैज बीन, भाई पैसा जब मेरे को तुमने दे दिया है तो अब मैं तुम्हारा गुड्स अपने पास क्या करूंगा रखकर। ड्यूटी नॉट टू मिक्स हिज ओन गुड्स विद द गुड्स प्लेज्ड, मैं अपने गुड्स को तुम्हारे गुड्स के साथ में मिक्स। ड्यूटी नॉट टू डू एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द, एंड ड्यूटी टू रिटर्न एक्रेशन ऑफ द गुड्स। याद है बेलमेंट में बेली की भी यही ड्यूटी होती है। मान लो मैंने अपने शेयर्स आपको गिरवी रखे, कंपनी ने इतने में बोनस दे दिया, तो तुम मुझे शेयर के साथ में बोनस भी दोगे, ये नहीं कि बोनस अपनी जेब में रख लोगे। आ गया समझ? अब हम पॉनर की ड्यूटी की बात करते हैं। बारिश हो रही है क्या बाहर? हो तो रही है, मुझे लग रहा है ऐसा, रहने देना, क्या देखना हमें। चलो, तो ड्यूटीज ऑफ पॉनर, तो पॉनर हैज द फॉलोइंग ड्यूटी, द पॉनर इज लाइबल टू पे द डेब्ट और परफॉर्म द प्रॉमिस एज द केस में बी। पॉनर इज लाइबल टू पे द डेब्ट और परफॉर्म द प्रॉमिस, पहला ओके। It is the duty of the pawner to compensate the pawnee for any extraordinary expenses incurred by him for preserving the goods pawned. तो ये पॉनर की ड्यूटी है, याद करो उसका राइट, इसकी ड्यूटी। पॉनी ने क्या करा, पॉनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस किया था, उसका अधिकार है, लेगा, ये इसकी क्या हो गई। इट इज द ड्यूटी ऑफ पॉनर टू डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट विच मे पुट द पॉनी अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। If loss occurred to the pawnee due to defect in pawner's title, the pawnee must indemnify the pawnee. जैसे मैंने तुम्हें जो गिरवी रखा है वो चोरी कर कर लाया हूं, वाह भाई वाह, बड़ा खतरनाक आदमी। If the pawnee sells the goods due to default by the pawner must pay the,
ऑल वेल। आगे कहता है चलो जी, अब है प्लेस्ड बाय नॉन ओनर। ये अच्छा टॉपिक है। क्या नॉन ओनर बंदा किसी गुड्स को प्लेज कर सकता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट याद करो, क्यों नहीं कर सकता भाई? कुछ केसेस में याद है, नेमो क्योर्ड नॉन हैबिट, नो वन कैन गिव समथिंग टू अदर विच ही हिमसेल्फ नॉट वैल्यू, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसमें मैंने कहा था जनरल कंसेप्ट, ओनली सेलर कैन ट्रांसफर द गुड्स, ओनली ओनर कैन ट्रांसफर द ओनरशिप, बट देर आर सम एक्सेप्शन वेयर अदर देन ओनर कैन ट्रांसफर द, वहां था मर्केंटाइल एजेंट, स्टॉपेल, गवर्नमेंट ऑफिसर, ये सब था ना, लिक्विडेटर। देखो अब यहां कुछ और है। ऑर्डिनरी, नॉर्मली तो भाई वही गिरवी रख सकता है जो कौन हो, ordinary, it is the owner of the goods or any person authorized by him in that behalf who can pledge the goods, but in order to facilitate mercantile transaction the law has recognized certain exceptions। तो लॉ ने कुछ एक्सेप्शंस को रिकॉग्नाइज किया है। these exceptions are for the bona fide pledges made by those person who are not the actual owner of the goods but in whose possession the goods have been left। all well। तो पहला है प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट हु इज इन द पोजीशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल विद द कंसेंट ऑफ ओनर कैन प्लेज देम व्हाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस एज, मतलब मैं एक मर्केंटाइल एजेंट हूं तो मैं गुड्स को क्या कर सकता हूं, प्लेज कर सकता हूं, कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि मुझे मेन ओनर ने यह अधिकार। लेकिन ये प्लेज तभी वैलिड होगा जब एक मर्केंटाइल एजेंट ने ओनर की अथॉरिटी में ये काम किया, बिना ओनर से पूछे। जैसे मैंने आपको ऑथराइज किया, आप मेरे एजेंट हो, मैंने कहा ये लैपटॉप है, अपने आप टेक केयर करो, जो करना है करो, जाओ, आपने गिरवी रख दिया। एक तरीके से मेरी अथॉरिटी थी, लेकिन मान लो मैं बोला भाई देख इसको बस यूज करना है और कुछ नहीं करना, तो अब तुम गिरवी रख रहे हो दैट कि मैंने अथॉरिटी आपको नहीं दी। चलो, प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, देखना ये भी अच्छा है। When the pawnor has obtained possession of goods pledged by him under a contract voidable, मतलब या तो फ्रॉड, कोयर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस कर कर पॉनर गुड्स लाया, but the contract has not been rescinded at the time of pledge, the pawnee acquire a good title to the goods provided he act in a good faith and without notice of pawner's defect of। मैं एक गुड्स किसी को धमका कर लाया, मैं उसका मालिक, और मैंने आपको गिरवी रख दिया। अच्छा, आपने गुड फेथ में मेरे से लिया है गुड्स, आपको मेरे इस हरकत की नॉलेज, तो क्या आपकी कोई गलती? तो यहां पर बेशक मैं ओनर नहीं हूं, लेकिन ये प्लेज जो है ये वैलिड है। हाँ, वो बंदा मेरे खिलाफ क्या करेगा ओनर के खिलाफ, वो अलग मैटर है, जिससे मैं धमका के लेकर आया हूं, बट मेरा प्लेज वैलिड है, क्योंकि यहां प्लेजी की कोई भी गलती। अब आ गया समझ? ये इंपॉर्टेंट है, इस पे लिख लो इंपॉर्टेंट। क्या ये किसी को पूछना है ये वाला पॉइंट? फील फ्री होके पूछ सकते हो। आ गया है सबको? ठीक है। अब तीसरा कह रहा है प्लेज वेयर पॉनर हैज ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट, मतलब वेयर ए पर्सन प्लेज गुड्स इन विच ही हैज ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट, that is pawners is not the absolute owner of the goods, the pledge is valid to the extent of that interest। जैसे कि देखना, बहुत अच्छे से समझना। मिस्टर एक्स फाइंड ए डिफेक्टिव मोबाइल फोन लाइंग ऑन द रोड,
मिल जाता है कभी कभी, तुम्हें मिला है किसी को फोन कभी? नहीं मिला? He picks it up, get it repaired for rupees 5,000. He later plays the mobile phone for rupees 2,000. The true owner can recover the mobile phone only on paying rupees. मतलब डिफेक्टिव फोन मिला है, उसने चोरी तो नहीं किया ना, उसने फोन में कितने लगाए 5,000 और 2,000 में गिरवी रख दिया। तो ट्रू ओनर जो है वो ले सकता है इससे, लेकिन 5,000 रुपए रिकवर करने के बाद। मतलब वहां पर उस फोन में ओनर का लिमिटेड इंटरेस्ट है 5,000 रुपए तक। आगे समझ? A pledges jewelry worth 1 lakh with B for an advance of rupees 70,000. B pledges the same for 90,000 with C. Now this pledge is valid up to 70,000 plus interest. All well? क्या कह रहा है? A pledge his jewelry जिसकी कीमत कितनी है, किसको दी है? फॉर एडवांस ऑफ रुपीज। बी ने आगे वो प्लेज कर दी 90,000 रुपए में, किस पे? तो ये प्लेज वैलिड है 70,000 प्लस इंटरेस्ट। उसका लिमिटेड इंटरेस्ट 70,000 का है या नहीं है? समझ गए? अगला पॉइंट, प्लेज। यस, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मैं बिल्कुल कर सकते, ठीक है। प्लेज बाय को ओनर इन पोजीशन। अब को ओनर अकेला मालिक तो नहीं होता, लेकिन वो फिर भी गुड्स को क्या कर सकता है, आगे प्लेज कर सकता है, ठीक है। शर्त यह है कि उसकी कस्टडी में होना चाहिए। Where the goods are owned by many person and with the consent of other owner, the goods are left in the possession of one of the co-owner. Such a co-owner may make a valid pledge of the goods in his possession. आ गया समझ? क्लियर है जी? And the last one is pledged by seller or buyer in, पढ़ लेता हूँ। A seller in whose possession the goods have been left after sale or buyer who, with the consent of seller, obtain possession of goods before sale can make a valid pledge, provided the pawnee act in good faith and has no knowledge of the defect in the title of the goods. क्या हुआ? मैंने सामान आपको बेचा, अभी आपके पास ओनरशिप नहीं गई, आपने आगे प्लेज कर दिया, सामने वाले को पता नहीं था, पॉनी को, कि तुम्हारे पास ओनरशिप, तो प्लेज वैलिड है। एग्जाम्पल देखना, ए बाइज ए साइकिल फ्रॉम बट लीव्स द साइकिल विद द, साइकिल किस पे पास है? अब ये उल्टा है, अब जो एग्जाम्पल उल्टा है। साइकिल किस पे है? सेलर पे। खरीदी किसने? बायर ने। ओनर कौन हो गया? बायर ने कहा कल ले जाऊंगा साइकिल, सेलर ने वो साइकिल किसी को गिरवी रख दी, बिक तो गई है, अब गिरवी रख दी। जिसके पास गिरवी रखी है उसको ये बात पता ही नहीं है तो साइकिल बिकी हुई है, उसने गुड फेथ में खरीदी है, ओ सॉरी गिरवी रखी है। तो बाद में ये जो प्लेज है, यहाँ पर प्लेजी की कोई भी गलती नहीं है। जैसे वो वॉइडेबल में लाया था ना, सेम ऐसे ही यहाँ आ गया जी। तो ए बाइज अ साइकिल फ्रॉम बी बट लीव्स द साइकिल विद द सेलर। B then plays the cycle with C, who does not know of sale to A and acted in good faith. This is a valid. चलो जी, ये डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज है, ये आप लोगों का एक होमवर्क है। होमवर्क क्यों है? मैं इसको पढ़ा चुका हूं अपने नोट से। यहां आपका यूनिट खत्म होता है, कौन सा? यूनिट नंबर 8। देखो आपके इंस्टीट्यूट ने, मैंने पहले भी कई बार बताया, आपको शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता ही नहीं है लॉ में। ये देखो आपका इंस्टीट्यूट खुद ही शॉर्ट नोट बना के रखता है। अब इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? कुछ चाहिए? सब कुछ लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट में। मुझे लगता ही नहीं है, देखो फॉर्मेलिटी है तो अलग बात है कि नहीं जी मेरा टीचर तो मुझे दे, पागल हो तुम। सामने इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, टीचर क्या करेगा? वो ड्यूटीज ऑफ पॉनी के नीचे बोल्ड इटैलिक लेटर में है, वो अपना लेटर चेंज कर देगा। नहीं समझे? होगा यही ना टॉपिक,
तो जब आपके पास ये चीज है तो आप इस पे पूरा फोकस क्यों नहीं करते? आपके हर यूनिट के एंड में आपके इंस्टीट्यूट ने समरी डाल रखी है और ये समरी आपके काम आएगी एग्जाम के लास्ट डे पर। लास्ट डे नहीं पढ़ना, जैसे ही यूनिट खत्म हो पहला काम क्या होता है, मेरे नोट्स से पढ़ना है, दूसरा काम बुक से पढ़ना है, तीसरा काम पीछे जाना है। इसको कहते हैं कंप्लीट एंड फुल फ्लेज, मतलब जो है आपका चैप्टर। ऐसे होती है पढ़ाई। हैंड रिटन पहले मेरे नोट्स करने हैं, उससे अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। दूसरा बुक करना है, उससे आपको लैंग्वेज आ जाएगी। तीसरा शॉर्ट नोट करने हैं, जो मेन चीज याद रखने हैं। ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम्हें एग्जेम्प्ट करने से नहीं रोक सकता कोई लॉ के अंदर, अगर ऐसे पढ़ते हो। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं।